नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की मैकेनिज़्म के बारे में कि हाइपरटेंशन, जैसे हम डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर डिजिटल बीपी मशीन से या स्पिग्मोमैनोमीटर से मेज़र करते हैं तो कभी कभी 120/80 से ऊपर आता है हाइपरटेंशन बीपी, तो डॉक्टर आपको दवाई लिख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाइपरटेंशन की मैकेनिज़्म हमको जानना चाहिए कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने हमको बहुत अच्छी शरीर में एक समस्या का निवारण दिया है कि जैसे हमारा बीपी बढ़ता है तो हमारे एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो बैरो रिसेप्टर्स स्ट्रेच होते हैं तो उनमें से फायरिंग होता है, तो वो एनटीएस मेड्यूला मीन्स ब्रेनस्टेम में उसको एक्टिवेट करते हैं और वहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है और वो पल्स और बीपी को लो करती है और वासोडाइलेशन करती है। और जब बीपी कम होता है तो एओर्टिक और कैरोटिड साइनस में जो बैरो रिसेप्टर्स है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिग्नल भेजते हैं एक्टिवेट होने के और वो बीपी को बढ़ाते हैं। तो ये क्विक रिस्पांस होता है। तो नेचुरली जो एक्यूट इवेंट्स में जो बीपी बढ़ जाता है या कम हो जाता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुदरत ने हमको पहले से इनबिल्ट मैकेनिज़्म दिया हुआ है। और दूसरा, क्रॉनिक हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आती है। जैसे बीपी कम हुआ हार्ट फेलियर में या हाइपोवोलेमिक शॉक में तो ब्लड फ्लो किडनी का घटता है तो प्रोरेनिन एक्टिवेट होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स किडनी में से, तो वो रेनिन बनाता है। तो रेनिन लंग्स में जो एंजियोटेंसिनोजन है उनको एक्टिवेट करता है और वो एंजियोटेंसिनोजन लीवर में एंजियोटेंसिनोजन है उसको एक्टिवेट करता है और लंग्स में जो एंजियोटेंसिन 1 बनाता है और वो एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 होता है। तो लंग्स में जो एंजियोटेंसिन 1 बना वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है और लीवर में एंजियोटेंसिनोजन बनता है। तो एंजियोटेंसिन 2 आल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है, जो किडनी के ऊपर आल्डोस्टेरोन ग्लैंड है उनमें से एक स्राव सिक्रेट होता है, वो आल्डोस्टेरोन वाटर रिटेंशन करता है तो बीपी को नॉर्मलाइजेशन तरफ ले जाता है। दूसरा, पैराथायरॉयड ग्लैंड पे इफेक्ट करता है तो एंटी डायबिटिक हार्मोन सिक्रेट होता है, उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो इनबिल्ट प्रोसेस होती है एक्यूट और क्रॉनिक इवेंट्स को मैनेज करने के लिए। तो हाई बीपी के पेशेंट और लो बीपी के पेशेंट्स को सिम्टम्स ना हो तो कुछ घबराने की बात नहीं है। पहले एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग कराइए अथवा होल्टर मॉनिटरिंग कराइए अथवा सुबह शाम डॉक्टर के पास बीपी चेक कराइए 10 दिन। तब तक लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करिए। सॉल्ट 1500 मिलीग्राम पर डे के आसपास लीजिए, ओवर सॉल्ट मत खाइए। पोटेशियम मैग्नीशियम वाले फ्रूट्स और सब्जियां खाइए। विटामिन सी रिच फ्रूट्स, मल्टी कलर फ्रूट्स खाइए। बीट का जूस पी सकते हैं आप। खाने में हल्का खुराक खाइए। मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए सुबह में और शाम को भूखा पेट। वॉकिंग करिए, ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग खुली हवा में। नींद ना आती हो तो रिलैक्सेशन टेक्निक का लाभ लीजिए अथवा मेडिसिन का लाभ लीजिए। लेकिन 10 दिन आप चेक कराइए और एवरेज मीन आर्टीरियल प्रेशर आपका निकालिए। मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 से 80 के आसपास रहता है तो उसका मतलब है कि आपका ऑर्गन्स को परफ्यूज़ हो रहे हैं ब्लड से, तो कोई चिंता की बात नहीं है। 60 से नीचे में भी जाता है और 100 से ऊपर जाता है तो चिंता की बात होती है। वो मीन आर्टीरियल प्रेशर की बात कर रहा हूँ। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब नलियों में, आर्टरीज में जो वास्कुलर सिस्टम में प्रेशर है
वो 140 के ऊपर और हृदय रिलैक्स होता है तो आर्टीरियल सिस्टम में जो प्रेशर है वो 90 के ऊपर जाए, तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको कम करने का ट्राई करना चाहिए। 10-15 दिन में आप एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग करिए, अथवा होल्टर मॉनिटरिंग करिए, अथवा सुबह शाम मपाइए बीपी। उसमें आपका एवरेज 140-90 के ऊपर रहता है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। फिर आप मेडिसिन चालू करिए। कई सारी मेडिसिन आती है, जैसे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स है या जिसका कार्डियक हाइपरट्रॉफी है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, उनके लिए एसी इनहिबिटर्स, ARBs, डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह मेडिसिन आती है, वाजोडायलेटर्स आती है। और जो जिनका पंपिंग हाई है, जिनको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है और बीपी हाई रहता है और पल्मोनरी कंजेशन है, उनको आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स वगैरह दे सकते हैं। तो फर्स्ट आप जानिए कि आपको बीपी વધઘટ होती है तो शरीर की इनबिल्ट सिस्टम आपको हेल्प करती है, कुदरत आपको हेल्प करती है। तो आप रिलैक्स बैठ जाइए और धीरे धीरे ऊंडी सांस लेके धीरे धीरे मुंह से निकालिए। 5 से 10 बार ऐसा कीजिए, धीरे धीरे बीपी आपका कम होता जाएगा। हाँ, जिसको हाइपोवोलेमिक शॉक है और बीपी कम हो गया है, उसको फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, तो हॉस्पिटल में फ्लूइड्स अथवा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इनबिल्ट सिस्टम से नॉर्मली बीपी और लाइफस्टाइल से बीपी कंट्रोल आता है। उससे न आए तो आप मेडिसिन्स का सहारा लीजिए। और दूसरा, आपको जो ब्लॉकेजेस बताते हैं एंजियोग्राफी करके, उसको दूर करने के लिए और हाई ब्लड प्रेशर को भी जड़ मूल से नाबूद करने के लिए आपको US FDA EECP ट्रीटमेंट और डिटेक्स किलोशन ट्रीटमेंट का लाभ लेना चाहिए। वो हमारे सेंटर हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस EECP सेंटर अहमदाबाद में और मुंबई में हम देते हैं। तो आप उसका अवश्य लाभ लीजिए ये ट्रीटमेंट का। इससे आपकी नेचुरल बाईपास होगी और हार्ट का पंपिंग भी बढ़ेगा, बीपी भी कम होगा और डायबिटीज़ में भी दवाइयाँ या इंसुलिन कम हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। किडनी फेलियर पेशेंट्स में भी फ़ायदा होता है, क्रिएटिनिन कम होता है। तो ये होलसम हार्ट के लिए ये ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल है, उसमें कोई वार्ड का नहीं है। खाली 35 दिन आपको ये ट्रीटमेंट रोज़ 1 कलाक लेना होता है। तो ये आप अवश्य ये एडवांस EECP ट्रीटमेंट का लाभ हमारे सेंटर में लीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।